नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। वक्त हो चला है 4 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोपीय लीडर्स के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम पर अहम चर्चा हुई है। और ऐसे में देखिए, आपको ये दिखाएंगे कि ट्रंप और पुतिन के बीच क्या कुछ बातचीत रही। दूसरी खबर पे बात होगी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। एनडीए में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय कर दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन ने कल दिल्ली पहुंच करके पीएम मोदी से मुलाकात की, लेकिन विपक्ष का उम्मीदवार अभी तय नहीं है। प्रत्याशी के चयन को लेकर के आज विपक्ष फिर महामंथन करेगा। और तीसरी खबर में बात करेंगे यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन की। मेरठ समेत शहरों में यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया और खूंखार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको दिखाएंगे कि यूपी में किस तरह से एसटीएफ ने मेरठ में एक इनामी बदमाश को पकड़ा। तो वहीं चौथी खबर में बात होगी मुंबई में जारी आफत की बारिश की। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में मानसून का रेड अलर्ट जारी है। भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर विस्तार से चर्चा होगी, बातचीत होगी। विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या कुछ ये 4 बड़ी खबरों में आज दिन भर होने वाला है। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात की, शांति की आस की। जी हां, क्या शांति की आस लगाए बैठे डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के पूरी दुनिया को वो तस्वीर दिखाई देगी, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में देखिए, व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात। ब्लैक ब्लेजर पहन करके ट्रंप से मिले ज़ेलेंस्की। दोनों नेताओं के बीच में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई, बातचीत का दौर चला। हम शांति के लिए मिलकर के काम कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान भी उस बातचीत के बाद सामने आया। देखिए, बातचीत से स्थायी समाधान होगा। सब ठीक रहा तो त्रिपक्षीय बैठक भी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि आप देखेंगे कि राष्ट्रपति पुतिन भी वाकई कुछ करना चाहते हैं। जब हम मिलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको वाकई सकारात्मक कदम देखने को मिलेगा। सुनिए ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा। Well, we're going to work with Ukraine. We're going to work with everybody, and we're going to make sure that if there's peace, the peace is going to stay long term. This is very long term. We're not talking about a 2-year peace and then we end up in this mess again. We're going to make sure that everything's good. We'll work with Russia. We're going to work with Ukraine, and we're going to make sure it works. And I think if we can get to peace, it's going to work. I have no doubt about it. Your team has talked about security guarantees. Could that involve U.S. troops? Would you rule that out in the future? We'll let you know that maybe later today. We're meeting with 7 great leaders of great countries also, and we'll be talking about that. They'll all be involved, but there'll be a lot of help when it comes to security. There's going to be a lot of help. It's going to be good. They are first line of defense because they're there. They're Europe, but we're going to help them out also. We'll be involved. Yes. और वहीं देखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आया। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत बहुत अच्छी रही। ज़ेलेंस्की के बयान में ये बात सामने आई, हमने बहुत ही संवेदनशील मुद्दों पर बात की है। सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा की गारंटी का। त्रिपक्षीय बैठक में सभी जितने भी संवेदनशील मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी। और त्रिपक्षीय बैठक यानी कि रूस, यूक्रेन, अमेरिका, इनके बीच की बात हो रही है, जिसमें संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा को लेकर के ये बयान सामने आया। ऐसे में देखिए, ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा अमेरिका और हमारे साथ मौजूद नेताओं पर निर्भर करती है। हम सभी इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका ऐसे मजबूत संकेत दे और सुरक्षा की गारंटी के लिए तैयार है। मैं हमारे अपहृत बच्चों के लिए लिखे गए पत्र के लिए प्रथम महिला का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। त्रिपक्षीय बैठक में सभी संवेदनशील मुद्दों और अन्य सभी बातों पर चर्चा की जाएगी और राष्ट्रपति ट्रंप इस बैठक को आयोजित करने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस बैठक का हिस्सा होंगे तो यूक्रेन खुश होगा। हमें अपने लोगों की आपसी वापसी चाहिए। If I can, first of all, thank you for invitation and thank you very much for your efforts, personal efforts to stop killings and stop this war. Thank you. And using this opportunity, many thanks to your wife, First Lady of the United States. She sent a letter to Putin about our children, abducted children, and my wife,
First Lady of Ukraine. She gave the letter. It's not to you, to your wife. Oh, I want it. Yeah. So we are saying this sensitive topic. Yeah. Yes, please. And thanks to our partners and that you supported this format. That after our meeting we can have leaders who are around us, UK and France, Germany, Italy, Finland, EU, NATO. I mean all partners around Ukraine supporting us. Thanks them and thank you very much for invitation. Thank you very much for being here. President Trump. और वहीं देखिए कि जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद ट्रंप का एक्सपर्ट पोस्ट भी सामने आ गया। रूस यूक्रेन के बीच शांति की संभावना से बहुत खुश हूं। बैठक के बाद मैंने राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया। पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक की तैयारी शुरू हम करने जा रहे हैं। दोनों की मुलाकात के बाद त्रिपक्षीय वार्ता होगी। और देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात जो है एक्सपर्ट पोस्ट करके अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दी। और ऐसे में आपको बता दें ये जेलेंस्की से मुलाकात के बाद जो पोस्ट किया गया है उसके जरिए जो जानकारी दी गई कि उन्होंने पुतिन से भी बातचीत की है और अब इन दोनों के बीच में जो है एक बातचीत का दौर शुरू होगा और वो बैठक की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। और ऐसे में मैं बहुत खुश हूँ ये कहा गया क्योंकि बातचीत सकारात्मक। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन भी चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो। ऐसे में सब कुछ जब ठीक रहेगा तो कुछ सकारात्मक निकल करके सामने आएगा। और चलिए न्यूज रूम का सीधे रुख करेंगे। पलक सहगल हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। पलक, बैठक और लगातार हम बैठकों का दौर देख रहे हैं। अब ऐसे में त्रिपक्षीय बैठक की संभावना डोनाल्ड ट्रंप जताते हुए यानी सकारात्मक तौर पर सभी बातचीत रही। पलक आपकी आवाज हम तक नहीं जी आप तक आवाज पहुंच रही है? अब आ रही है। देखिए अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें उनके जो ये सपने हैं कि एक मंच पर एक टेबल पर जेलेंस्की और पुतिन सामने होंगे आमने सामने, थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इससे पहले भी उनकी तरफ से कोशिश की गई कि शायद व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की मुलाकात करें, बातचीत करें, सीज़फायर पर बात हो, लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आया। दोनों देशों ने एक दूसरे के जो नेता हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा लेकिन आपस में कोई मुलाकात होते हुए नजर नहीं आई। देखिए अगर हम सुपर पावर्स की बात करें तो अमेरिका और पुतिन की मुलाकात होना ये अलग बात हो जाती है, लेकिन इस बीच बात सबसे बड़ी ये है कि क्या पिछले 3 सालों में या फिर हम कहें कि फरवरी महीने से लेकर आज जब अगस्त महीने में हम ये खबर बता रहे हैं, क्या जेलेंस्की के महज कपड़े बदले हैं या उनके तेवर भी बदले हैं? एक बार हम जो बॉडी लैंग्वेज है जेलेंस्की की दर्शकों को वो समझाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जेलेंस्की की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा आक्रामक थी। वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे, जिस तरीके का उनका रवैया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये नहीं कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सॉफ्ट थे उनके साथ, लेकिन उनकी तरफ से भी हम कह सकते हैं कि वो मुलाकात को सटल वे में अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया गया। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी कुछ शांत जो है वो नजर आ रहे हैं, थोड़ी पॉजिटिव उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो नजर आ रही है। और वहीं साथ ही अगर हम जेलेंस्की की बात करें तो उनके कपड़ों के साथ साथ उनके तेवर भी थोड़े से बदले हुए नजर आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि इमीडिएटली तो सीज फायर नहीं होगा, लेकिन पुतिन के बाद जो मुलाकात जेलेंस्की के साथ हुई है बहुत संभव है कि नाटो में जो लगातार जिद पकड़ी हुई थी जेलेंस्की ने शामिल होने की, वो जिद जो है वो छोड़ देंगे। क्योंकि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी किरण, उस वक्त बाइडेन जो है वो पावर में थे और पिछले लंबे समय से हम देखेंगे कि ब्रिक्स देश जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज ने जो ये युद्ध छेड़ा है कि जो बाइडेन के ऊपर एक बार फिर से बिफरे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कह दिया है कि ये पूरे युद्ध के लिए कहीं ना कहीं देखिए ये चुनौतीपूर्ण है डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी कि युद्ध को रुकवाना है। अब बहुत कहे कि उनके लिए एक तरह से नाक आंख और साख का सवाल भी उनके लिए ये बन गया है कि ये युद्ध तो उनको एनीहाउ रुकवाना ही रुकवाना है। जो बाइडेन पे लगातार वो बिफर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं कि ये युद्ध जो है अगर पहले रुकवाते या मदद नहीं करते तो शायद आज कुछ और ही तस्वीर होती। देखिए किरण, जब हम आज से 3 साल पहले अगर चले जाए तो थोड़ा सा फ्लैशबैक अगर हम दर्शकों को दें तो 3 साल पहले क्या हुआ था कि अमेरिका को लगा था कि रशिया के साथ जो प्रॉक्सी वॉर वो शुरू कर रहा है तो आर्थिक रूप से रशिया जो है वो कमजोर हो जाएगा। किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए सबसे बड़ी बात है आपको चाहिए पैसा।
तो उन्हें लगा कि अलग अलग तरीके के सैंक्शंस अगर रशिया पर लगा देंगे तो रशिया जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। लेकिन इसके उलट क्या हुआ? इसके उलट ये हुआ, अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिरी। वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करें, पूरे पश्चिमी देश जो है, मतलब इतनी ज्यादा उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई कि कितने सारे देश 5वें नंबर पर थे और आज हम कह सकते हैं कि 10वीं लिस्ट में भी बरकरार रहेंगे कि नहीं, बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये बात कह सकते हैं कि जो पश्चिमी देशों ने एक पूरी रणनीति बनाई थी कि रशिया को एक युद्ध में डाल देंगे, या तो यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा और आपका वर्चस्व जो है वो सोवियत में आ जाएगा, ऐसा होते हुए नजर आया नहीं। और यही कारण है कि अब 3 साल बाद जाकर जब अमेरिका में वहां के स्थानीय लोग ही कह रहे हैं कि आप प्रॉक्सी वॉर क्यों कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके देश में, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर के लिए अमेरिका को भी तो इन्वेस्टमेंट करनी है ना यूक्रेन में, और वही हो रहा है। यूक्रेन तो हम कह सकते हैं खोखला हो ही गया, लेकिन धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि युद्ध जो है वो रशिया को कमजोर नहीं करते हुए नजर आया। ये यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और पश्चिमी देश को जो है वहां पर दीमक की तरह हम कह सकते हैं कि लगातार खोखला करता गया, और यही कारण है कि युद्ध रोकना चाहते हैं। हमारी जो त्रिपक्षीय वार्ता यहाँ पर संभावना जताई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी, उस पर नजर हमारी बनी रहेगी कि क्या वाकई सीज फायर होता है या नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और ऐसे में देखिए इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने नमस्ते अहम मीटिंग के लिए व्हाइट हाउस में मेलोनी पहुंची, और ऐसे में देखिए मेलोनी ने नमस्ते किया। अहम मीटिंग के लिए व्हाइट हाउस में मेलोनी पहुंची और अंतर्राष्ट्रीय बैठक में शामिल होने पहुंची अमेरिका। तो अंतर्राष्ट्रीय बैठक में शामिल होने के लिए इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पहुंची और उन्होंने सबसे पहले वहां पर नमस्ते किया सभी को। और ऐसे में समझिए कि नमस्ते कहना यानी कि भारत की वर्चस्वता को यहां पर दिखाता है, और ये बहुत ही अहम मीटिंग है। देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस मीटिंग में शामिल होंगे। और ये देखिए, ये तस्वीर भी सामने आ गई है। ये नमस्ते जो है वो भारत की देन है, और कोविड के टाइम से हम लगातार देख रहे हैं इसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ा, लेकिन अब लोगों ने वहाँ की संस्कृति यानी कि भारत की संस्कृति, वहाँ की परंपरा, इन सबको जो है वो लेने की एक कोशिश की है, उसे अपनाने की कोशिश की है। और ऐसे में ये तस्वीर जब मेलोनी ने नमस्ते किया तो इससे भारत की एक जगह, एक वर्चस्वता जो है उसका पता चलता है। और चलिए अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव विपक्ष तनाव में। जी हां, एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन अभी तक अपने पत्ते नहीं उन्होंने खोले हैं। अभी तक विपक्ष ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, और ऐसे में देखिए कि विपक्ष अपना साझा प्रत्याशी उतारेगा। इसको लेकर के आज संसद में मौजूद सभी विपक्षी दलों के नेताओं की जो है बैठक होनी है। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। उम्मीद है कि आज बैठक में आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो जाएगा। और वहीं देखिए कि सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है कि इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेता कई नामों पर चर्चा कर रहे हैं। इनमें पूर्व इसरो वैज्ञानिक मेलस्वामी अन्नादुराई का नाम सबसे ऊपर है, यानी कि रेस में ये सबसे आगे हैं जिन्होंने चंद्रयान-1 मिशन की अगुवाई की थी। वहीं विपक्ष ये भी चाहता है कि इन चुनाव को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई के तौर पर पेश किया जाए। तो साथ ही देखिए ऐसा प्रत्याशी उतारा जाए कि पूरा विपक्ष एकजुट रहे। खबरों की माने तो जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें एक नाम तमिलनाडु से डीएमके के सांसद तिरुचि सिवा भी है। और ऐसे में देखिए आज बहुत ये महत्वपूर्ण जो है वो बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, जिसमें अभी विपक्षी दल अपने नेताओं यानी कि एक ऐसे नाम को यहाँ पर खोजने की कोशिश में है जिनको उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है उम्मीदवार बनाया जाए इंडिया ब्लॉक की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। और ऐसे में ये जो बैठक का दौर है वो चलेगा। 2 नाम महत्वपूर्ण तौर से जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर एनडीए की तरफ से जो है नाम घोषित कर दिया गया है और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात जो है वो हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर अपराधियों पर जो है शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। यूपी एसटीएफ को मेरठ में मिली बड़ी सफलता। 2 लाख का इनामी बदमाश हरीश गिरफ्तार। 12 साल से जो है एसटीएफ को चकमा दे रहा था वो। और ऐसे में देखिए कि हरीश के खिलाफ 3 जिलों में 34 मुकदमे दर्ज हैं। मेरठ के भंसाली अड्डे से दबोचा गया है ये 2 लाख का इनामी
बदमाश जिसकी जो पहचान है वो हरीश के नाम से हुई है। मुजफ्फरनगर का कुख्यात गैंगस्टर हरीश एसटीएफ की गिरफ्त में अब आ चुका है, जो 12 साल से लगातार एसटीएफ को चकमा दे रहा था, फरार था। लेकिन अब ये 2 लाख का इनामी हरीश सलाखों के पीछे है। ये बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता एसटीएफ को हाथ लगी है। और ऐसे में आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर में गैंगस्टर अपराधी इन सब की अब खैर नहीं, लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, बड़ा एक्शन लिया जा रहा है ऑपरेशन लंगड़ा के तहत भी। और इसके साथ लगातार यहां पर यह कहा गया या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या तो फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दे, इन दोनों में से कोई एक काम करे, अन्यथा सलाखों के पीछे जो हाल अभी ये हरीश जो कि गैंगस्टर है, कुख्यात गैंगस्टर है, 34 मुकदमे इसके ऊपर में दर्ज, 3 जिलों की पुलिस लगातार इसको जो है तलाश रही थी। और ऐसे में एसटीएफ के हत्थे अब ये चढ़ गया है। मेरठ में ये बड़ी सफलता हाथ लगी। और ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता राजन सोनकर का। राजन, बहुत बड़ी सफलता, 2 लाख का इनामी बदमाश, इनाम से ही इस बात का एहसास हो जाता है कि कितना कुख्यात, 34 मुकदमे भी दर्ज इसके ऊपर में। पूरी जानकारी विस्तार से दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो एसटीएफ को बधाई देना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से एक 2 लाख का कुख्यात बदमाश गिरफ्तार किया है। 3 जिलों में उस पर 34 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और अब पुलिस उस पर एसटीएफ जो है वो पूछताछ कर रही है कि आखिर उसने इन 12 वर्षों में और किन गतिविधियों को जो है अंजाम दिया है, किन गतिविधियों में वो शामिल रहा और कितनी घटनाओं को उसने अंजाम दिया है। फिलहाल ये 2 लाख का जो अपराधी था वो मेरठ के एक वैशाली बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। कल मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने जो दबिश मारी और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, ये जुर्म की दुनिया में एक ऐसा बादशाह था, एक ऐसा बदमाश था जो 34 से ज्यादा मुकदमे में वंचित चल रहा था और 12 सालों से पुलिस इसे लगातार पकड़ने का प्रयास कर रही थी। लेकिन देखिए पुलिस के तो हाथ नहीं लगा। लेकिन एसटीएफ राजन ये भी जाना, क्योंकि 12 साल से वो चकमा लगातार दे रहा था, फरार चल रहा था और इस तरह से वारदातों को अंजाम भी दे रहा था। कौन सी कैसी टिप्स, क्या कुछ इनपुट मिला जिसके आधार पर ये पूरी बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हाथ लगी? देखिए पैर जो पसारे इसने जुर्म की दुनिया में वो इस तरीके से पसारे, जब ये इसकी उम्र कम थी तो इसके गांव में ही इसके परिवार का किसी से रंजिश हुई और रंजिश के तहत हत्याओं का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ। वहां से इसने पैर धीरे धीरे आपराधिक की दुनिया में जो है पैर पसारने शुरू कर दिए। लगातार इसने रंगदारी, लूट, हत्या जैसे जो है मामलों को अंजाम दिया, उसमें ये लगातार फरार चल रहा था। इसके खिलाफ देखिए 3 जनपदों की पुलिस लगातार इसे पकड़ने का प्रयास कर रही थी। लेकिन एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब कल दोपहर में पुलिस एसटीएफ को सूचना मिली कि किस तरीके से जो कुख्यात अपराधी है हरीश बालियान वो यहाँ पर मौजूद है। तो एसटीएफ ने बिना देरी करे छापा मारा और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस एसटीएफ इससे पूछताछ कर रही है। आप इसमें देखिए कि 34 मुकदमों में बातचीत चल रहा था 12 सालों से और 2 लाख रुपए का इसमें इनाम भी घोषित किया गया था। ये इतना कुख्यात अपराधी था कि जिस बिल्कुल, अब एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है, सलाखों के पीछे है। बहुत बहुत शुक्रिया राजन, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात बाढ़ बारिश की करेंगे, क्योंकि दिल्ली भी अब अछूता नहीं। इसे देखिए, राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना नदी ने पार कर लिया है खतरे का निशान। तेजी से बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर और आज जलस्तर 206 मीटर तक बढ़ सकता है। ऐसे में देखिए बाढ़ को लेकर के दिल्ली में सभी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दिल्ली में आज यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। नदी का जलस्तर 206 मीटर तक बढ़ने की संभावना। और ऐसे में यमुना नदी सोमवार को दोपहर 2 बजे देखिए यहाँ पर दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर खतरे का जो निशान है वो पार कर गई। और ऐसे में इस समय जो है नदी का जलस्तर लगभग आपको बताया कि 205.36 मीटर दर्ज किया गया। अधिकारियों ने ये कहा और ये सूचना दी है कि दिल्ली के लिए जो एक चेतावनी है उसका स्तर जो है वो 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का जो स्तर है वो 205.33 मीटर है। और 206 मीटर पर लोगों को जो है हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, जो खासतौर से उस वक्त में निचले इलाके में रहते हैं। देखिए नदी के जलस्तर और संभावित बाढ़ पर नजर रखने के लिए पुराना रेलवे पुल मुख्य अवलोकन स्थल बन गया है। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा अब मंडरा रहा है। यमुना नदी डेंजर मार्क के पार पहुंच गई है। हिमाचल हरियाणा में हो रहा है मूसलाधार बारिश, जिसके बाद यमुना का ये जलस्तर बढ़ गया। और ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता पंकज राय का। पंकज, फिलहाल क्या स्थिति, क्या तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है? पंकज, आवाज पहुंच रही है?
चलिए पंकज के पास हम चलेंगे दोबारा से। देखिए खतरे के निशान के ऊपर है यमुना नदी और ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए जो है वो कह दिया गया है। ऐसे में और एक बार फिर से हम पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, आवाज पहुंच रही है तो स्थिति क्या है वो बताइएगा। देखिए इस वक्त मैं यमुना बाजार में हूँ, ठीक यमुना नदी मेरे पीछे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएंगे। आप देखिए जलस्तर जो है कितनी तेज़ी से यहाँ पर जो जल का धार आप देख सकती हैं कि यहाँ पानी जो है इतनी तेज़ी से निकल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा कि यमुना बाजार की स्थिति आप देखिए। यहाँ पर आप देखिए पानी जो है घर के अंदर आ चुका है। जलस्तर में थोड़ा कमी तो आई है सुबह से। अगर देखा जाए तो आज सुबह 8 बजे का जो आंकड़ा है 205.79 का आंकड़ा है। आप देखिए यहाँ तमाम लोग यहाँ रहते हैं। ये नीचे के इलाके में जो लोग रहते थे यहाँ से करीब करीब ये लोग सभी लोग देखिए सबके घर में पानी जा चुका है। मैं दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएंगे। देखिए घर में पानी आ गया है, यहाँ अंदर बैठे हैं, निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार जो है घर से पानी निकालने का काम भी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले इन्हीं से बात करूंगा। इनका सामान आप देखिए बेड के ऊपर सब रख दिए हैं। ज़्यादातर सामान ये लोग छत के ऊपर अपना शिफ्ट कर चुके हैं। जलस्तर बढ़ रहा है लगातार, कितना तैयार हैं आप लोग? नहीं, अब तो कम हो गया सर, कम हो रहा है सुबह से। हाँ सुबह से कम पानी, लेकिन आप लगातार मैं देख रहा था झाड़ू मार रहे हैं, निकाल रहे हैं पानी। हाँ रात में बढ़ा था, रात में पूरे कमरे था, सुबह से घट रहा है पानी। अब सुबह से घट रहा है जी। तैयारियां किस तरह से, अगर बढ़ता है और थोड़ा बहुत तो आप लोग फिर लोग सारे सामान छत पे रख दिए हैं। शिफ्ट कर दिया? हाँ कमरे में कुछ भी नहीं है, सारे सामान छत पे दे दिए। अच्छा, जो मेन इंपॉर्टेंट सामान है उसको आप लोगों ने शिफ्ट कर लिया? जी, छत पे रख दिए। देखिए जो इम्पोर्टेंट सामान है उसको यहाँ से ऊपर की तरफ, जो ऊपर का छत का हिस्सा, मैं अपने सहयोगी से वो भी दिखाऊंगा कि वहाँ किस तरह से यहाँ पर त्रिपाल डाल करके यहाँ छत पर ये देखिए सामान जो है शिफ्ट किया गया है। अभी आप देखिए ये जो इनका घर के सामने की गली की स्थिति आप देखिए कि घुटने तक पानी है। हर एक घर में, जितना भी घर यहाँ पर है, सारे घर में पानी जा चुका है। लोग यहाँ पर सामान जो है, देखिए मैं सहयोगी से कहूँगा दिखाएं ऊपर की तरफ कि ऊपर देखिए त्रिपाल डाल के यहाँ पर सामान को जो है लोग शिफ्ट कर दिए हैं। वहाँ अपना जो इम्पोर्टेंट सामान है उसको रख दिए हैं। नीचे थोड़ा बहुत सामान है जहाँ पे खाना और सारी चीजें बना रहे हैं। बिल्कुल पंकज, हम चाहेंगे कि आप इनसे बातचीत करते हुए सरकार और प्रशासन से इनको कितनी मदद मिल पा रही है इस बारे में भी जानने की कोशिश करें। किस तरह का माहौल है, कब से दिक्कतें हैं, ये देखिए इनके घर के सामने मैं सबसे पहले दिखाऊंगा कि इनका घर पूरा डूब चुका है। ये यहाँ कुछ ऊंच का हिस्सा है, यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन आप देखिए यहाँ पर इनका घर पूरा घर, अंकल आप थोड़ा सा चलिए, देखिए इनके घर के पूरा पानी जा चुका है। ये हैं पूरा घर, आप देखिए बाकायदे यहाँ सारी चीज़ व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं सबसे पहले इनसे ही बात करूँगा। अंकल क्या नाम है आपका? दीनानाथ। दीनानाथ जी, यहाँ कब से रहते हैं? बचपन से रहे हैं। ये बाढ़ की स्थिति जो है, आपने तो बचपन से है तो बहुत देखा होगा, लेकिन अब की बार क्या खास व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से आप लोगों को जागरूक किया गया? क्योंकि 2023 वाली बाढ़ में नुकसान हुआ था आपका कुछ? नुकसान तो बहुत हुआ था उस टाइम। तो इस बार आप लोग जागरूक हैं, पहले से पता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो खबर आ जाती है ना कितना पानी छोड़ा, उसी हिसाब से अपने सारा सामान शिफ्ट कर लिया, ऊपर छतों पे डाल रही है। अच्छा, सारा सामान आपने ऊपर रख दिया? पूरा परिवार भी ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी नीचे क्या आपका इम्पोर्टेंट कुछ बचा है? नहीं, नीचे सब कुछ खाली कर दिया है, सारा सामान ऊपर है। पानी उतरना चालू हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने देखा आप सफाई भी कर रहे हैं, लगातार पानी डाल रहे हैं। हाथ लगातार साफ करते जाएंगे तो आराम से साफ हो जाएगा, क्योंकि जो मट्टी नहीं जमेगी। जी जी जी, इस वजह से आप लगातार जी जी जी। देखिए पूरा परिवार इनका ऊपर शिफ्ट है, मैं दिखाऊंगा। ये देखिए ये यहाँ पर पूरा शिफ्ट हो गया। एक कमरा है, उधर आगे त्रिपाल डाल करके वहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है। नीचे का जो मकान है आप देख सकती हैं कि पूरा मकान में यहाँ पे पानी है। यहाँ थोड़ा सा जो पहले से इन्होंने बना रखा है यहाँ पर ऊंचा है, तो यहाँ पे अभी बैठने उठने का है, यहाँ से जीना है इस घर में, यहाँ से ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और भी लोग हैं, आप देखिए पूरे गली की स्थिति, पूरा जो अगर देखा जाए तो यमुना बाज़ार जो है इस समय पूरे यमुना बाज़ार में पानी है। पानी से लोग जो यमुना जी का पानी उनके घरों में घुस चुका है। देखिए एक अंकल जी हैं, इसी पानी से आ रहे हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। अंकल कहाँ पे रहते हैं आप? ये सामने रूम। अच्छा, ये आपका है। पानी आपके घर में भी घुस गया है, सामान वामान निकाल दिए कहीं है? सामान निकाल दिए। कहाँ रखे हैं आप सामान? ये सामने सामान है, स्टूल पर रखा है। अच्छा, ये देखिए इनका सामान स्टूल पे है। मैं सहयोगी से कहेंगे दिखाएंगे कि किस तरह से अभी भी देखिए इनके घर में लगातार जो जलस्तर बढ़ा था। कितना पानी आ गया था आपके घर में सुबह से? ये सुबह से ये है पानी इतनी तक। कितना था? मतलब अब थोड़ा बहुत कम हुआ है तो पानी बाहर निकल रहा है? निकल रहा है। लेकिन अब कितनी दिक्कत होगी अगर मान लीजिए जलस्तर और बढ़ता है तो किस तरह से तैयारी किया, कहाँ जाएंगे आप लोग? तो रोड पर रहेंगे, कहाँ रहेंगे? रोड पे जाएंगे? नहीं तो छत पर है, मालिक देगा, किराएदार। अच्छा, अभी छत पे सामान रखेंगे आप अगर यहाँ ज़्यादा आ जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए
छत पर सामान रखेंगे, दिक्कतें हैं। बिल्कुल आप पंकज, ऊपर की हम तरफ चाहेंगे दिखाऊंगा, देखिए सरकार तमाम बच्चे प्रशासन हैं, से छत कितनी पे मदद बैठे हैं। अगर ये देखिए बता दे और किस यहाँ तरह देखिए की किस मदद तरह की से उम्मीद। बच्चे जो नीचे खेलते थे यहाँ पर, वो आज देखिए छत पर बैठे हैं और वहीं से इस जलस्तर का देख रहे हैं किस तरह से जमुना जी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ तमाम बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं कि जलस्तर कम हो। देखिए यहाँ जो जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो यहाँ सफाई का काम भी किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस तरह से यहाँ पर लगातार जो है पूरे लोग हैं, काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पहुँचाने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए कि क्या हकीकत है जो यमुना नदी का जलस्तर जो बढ़ रहा है, उसके बाद वहाँ पर जो निचले इलाके में लोग रहते हैं किस तरह से रहने को मजबूर हैं। और साथ ही देखिए ऊपर एहतियातन जो है सारा सामान पहुँचा दिया गया है, वहीं पर वो जाएंगे जिस तरह से और जलस्तर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इन सब के साथ सरकार और प्रशासन से उनको उम्मीद है कि मदद मिलेगी। शुक्रिया पंकज, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुँचाने के लिए।